हेलो दोस्तों, आज हम इकोनॉमिक्स का एक ऐसा टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो आपकी डेली लाइफ से लेकर आपके कम्पिटिटिव एग्जाम्स तक सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इन्फ्लेशन यानी मुद्रास्फीति। आज हम 3 शानदार माइंड मैप्स के जरिए इस प्योर चैप्टर के कॉ कॉन्सेप्ट्स, टाइप्स, इंडेक्सेस और मेजर इकोनॉमिक कर्व्स को क्रिस्टल क्लियर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे डे 3 की क्लास को। सबसे पहले आते हैं पेज 1 के कॉन्सेप्ट नंबर 1 पर, जो है डेफिनेशन ऑफ इन्फ्लेशन। जब मार्केट में गुड्स और सर्विसेज के प्राइसेस कंटिन्यूअसली बढ़ते हैं और आपके मनी की परचेसिंग पावर यानी खरीदने की क्षमता घट जाती है तो यूज इन्फ्लेशन कहते हैं। इसमें मैन्युफैक्चर्ड गुड्स जैसे एक फॉर्च्यूनर कार और सर्विसेज जैसे डॉक्टर्स या टीचर्स की फीस दोनों शामिल हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 2 है रेफरेंस पॉइंट एंड इकोनॉमिक हेल्थ। याद रखिएगा, देश के लिए थोड़ा इन्फ्लेशन अच्छा होता है। अगर इन्फ्लेशन बिल्कुल 0 हो जाए तो देश में रिसेशन यानी मंदी आ जाती है, जो बुरा है। अगर प्राइसेस एक स्टेडी और मॉडरेट रेट पर बढ़ें तो ये साइन है कि कंट्री ग्रो कर रही है। ए फ्लैट देखते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 3, मनी वैल्यू वर्सेस परचेसिंग पावर। जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो मनी वैल्यू और परचेसिंग पावर दोनों नीचे गिर जाती हैं। इसका एक सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं। लास्ट ईयर अगर 200 रुपीज में एक फुल बैग ग्रोसरीज जैसे पोटैटोज, टोमेटोज और कॉलीफ्लावर आते थे और इस ईयर वही सेम बैग 300 रुपीज का आ रहा है, इसका मतलब आपके 200 रुपीज के नोट ने अपनी पावर खो दी है। 5 years ago अगर 1000 रुपीज में आप 5 to 6 प्लेसेस पर खा सकते कॉमर्स तो आज उतने पैसे में उतना नहीं आता। कॉन्सेप्ट नंबर 4 है कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन यानी प्राइस राइज के 2 मेजर रीजंस। पहला है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। इसका लॉजिक बहुत सिंपल है, डिमांड बढ़ जाती है पर सप्लाई सेम रहती है या फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाता है। टीचर्स एग्जाम्पल से समझे तो नवरात्रि के दौरान फ्रूट्स जैसे बनानास की डिमांड सडनली स्पाइक हो जाती है। बनानास जो नॉर्मली 50 रुपीज पर डजन बिकते हैं वो बढ़कर 70 रुपीज पर डजन हो जाते हैं क्योंकि सप्लाई फिक्स्ड है पर मांगने वाले बहुत हैं। दूसरा है सप्लाई शॉक या कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। इसका लॉजिक ये है कि सप्लाई डिक्रीज हो जाती है जबकि डिमांड सेम रहती है। एग्जाम्पल के लिए LPG सिलेंडर्स, क्योंकि इंडिया अपना ज्यादातर फ्यूल इम्पोर्ट करता है, तो अगर कोई ग्लोबल इशू हो जाए जैसे ईरान का स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर कंट्रोल, तो इंडिया में सप्लाई कम होने से प्राइसेस बढ़ जाएंगे चाहे डिमांड अनचेंज्ड हो। कॉस्ट पुश का एक और एग्जाम्पल है शुगरकेन जूस। अगर रॉ शुगरकेन प्राइस 350 रुपीज से बढ़कर 400 रुपीज पर क्विंटल हो जाए तो जूस सेलर को अपना प्रॉफिट मार्जिन मेंटेन करने के लिए एक ग्लास जूस का प्राइस 20 रुपीज से बढ़ाना ही पड़ेगा। ए फ्लैट बढ़ते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 5 पर, कंट्रोल मैकेनिज्म्स यानी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की 2 स्ट्रैटेजीज। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है मॉनेटरी पॉलिसी, जो हमारा सेंट्रल बैंक यानी RBI मैनेज करता है। इसका कॉल लॉजिक ये है कि इन्फ्लेशन का मतलब है मार्केट में टू मच मनी सप्लाई यानी बहुत ज्यादा पैसा घूम रहा है, इसीलिए मनी सप्लाई को डिक्रीज करना होगा। इसके लिए एक कमेटी होती है जिसे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी यानी MPC कहते हैं। इसमें टोटल 6 मेंबर्स होते हैं, 3 सेंट्रल गवर्नमेंट से और 3 RBI से। अगर वोट टाई हो जाए तो RBI गवर्नर के पास कास्टिंग वोट यानी डिसाइसिव वोट होता है। MPC का इन्फ्लेशन टारगेट 4% ±2% होता है, यानी मैक्सिमम सीलिंग 6% और मिनिमम फ्लोर 2% है। हेल्दी रेंज 2% से 6% के बीच होनी चाहिए। इसका स्टेप बाय स्टेप मैकेनिज्म समझिए। RBI जो कि बैंकर ऑफ बैंक्स है, वो कमर्शियल बैंक्स जैसे SBI और HDFC को लोन्स देता है। अगर RBI अपना इंटरेस्ट रेट 5% से बढ़कर 8% कर दे तो SBI भी पब्लिक के लिए इंटरेस्ट रेट 6% से बढ़कर 9% कर देगा। जब लोन्स कॉस्टली हो जाएंगे तो लोग बोरोइंग यानी लोन लेना कम कर देंगे, जिससे मार्केट में मनी सप्लाई ऑटोमेटिक डाउन हो जाएगी और इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 6, इन्फ्लेशन इंडेक्सेस। इंडिया में इन्फ्लेशन नापने के 2 मेन इंडेक्सेस हैं, WPI यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स और CPI यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। चलिए इनका टेबल कंपैरिजन देखते हैं। लेवल की बात करें तो WPI होलसेल या मंडी और फैक्ट्री गेट पर कैलकुलेट होता है, जबकि CPI रिटेल यानी एंड कंज्यूमर लेवल पर होता है। स्कोप में WPI में सिर्फ गुड्स काउंट होते हैं, सर्विसेज नहीं। वहीं CPI में गुड्स और सर्विसेज जैसे एजुकेशन, हेल्थ और ट्रांसपोर्ट दोनों आते हैं। WPI को मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री निकलता है, जबकि CPI को MOSPI यानी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन और मिनिस्ट्री ऑफ लेबर निकलते हैं। WPI का बेस ईयर 2011-12 है और CPI का बेस ईयर 2012 है। WPI को ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर रिलीज करता है और CPI को नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस यानी NSO रिलीज करता है। दोनों मंथली फ्रीक्वेंसी पर आते हैं। RBI ट्रेंड मॉनिटरिंग के लिए WPI यूज करता है पर मॉनेटरी पॉलिसी का प्राइमरी बेस CPI मिक्स्ड को बनाता है। एक इम्पॉर्टेंट फैक्चुअल नोट याद रखिएगा,
2008 की अभिजीत सेन कमेटी WPI से रिलेटेड है और दूसरी रिलेटेड कमिटीज हैं रमेश चांद और सौमित चौधरी कमेटी। अगर इनकी कॉम्पोजिशन चेक करें तो WPI के 697 आइटम्स में मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स का वेटेज सबसे हाईएस्ट है जो लगभग 64.23% है, प्राइमरी आर्टिकल्स 22.62% है और फ्यूल एंड पावर का वेटेज सबसे लोएस्ट 13.15% है। वहीं CPI कॉम्पोजिशन में फूड एंड बेवरेजेस सबसे ज्यादा 45.86% है, हाउसिंग 10.07%, फ्यूल एंड लाइट 6.84%, क्लोथिंग एंड फुटवेयर 6.53% और मिसलेनियस 30.70% है। ए फ्लैट आते हैं पेज 2 पर और समझते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 1, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स यानी PPI। ये फिलहाल इंडिया में उस नहीं होता पर BN गोल्डर कमेटी और IMF ने इसे रिकमेंड किया है। ये प्राइस चेंज को प्रोड्यूसर के पर्सपेक्टिव यानी फैक्ट्री गेट के लेवल से नापता है और इसमें गुड्स, सर्विसेज, इंपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स सब आते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 2 है हु बेनिफिट्स एंड हु सफर्स। इन्फ्लेशन का एक गोल्डन रूल है, इन्फ्लेशन में हमेशा बोरोअर यानी कर्ज लेने वाले को बेनिफिट होता है क्योंकि वो जब पैसा लौटता है तो उसकी परचेसिंग पावर कम हो चुकी होती है। वहीं लेंडर यानी कर्ज देने वाले को हमेशा नुकसान यानी सफर करना पड़ता है क्योंकि अगर यूज 5000 रुपीज इंटरेस्ट मिल भी रहा है और खाने पीने का खर्च 5000 रुपीज से ज्यादा बढ़ गया तो वो डेफिसिट में चला जाता है। कॉन्सेप्ट नंबर 3 है अर्विंग फिशर्स क्वांटिटी थियरी ऑफ मनी। उनका सिंपल कॉन्सेप्ट था टू मच मनी चेसिंग टू फ्यू गुड्स, यानी जब मार्केट में पैसा ज्यादा हो और सामान कम। उन्होंने बताया कि अगर मनी सप्लाई डबल होगी तो डिमांड डबल होगी और प्राइसेस भी बढ़ जाएंगे। इससे एक सिचुएशन पैदा होती है जिसे मनी इल्यूजन कहते हैं। लोगों को लगता है वो अमीर हो गए हैं क्योंकि उनके पास कैश ज्यादा है, पर रियलिटी में सिर्फ प्राइसेस बड़े होते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 4 है द इन्फ्लेशन स्पेक्ट्रम फ्रॉम क्रीपिंग टू हाइपर। पहला है क्रीपिंग इन्फ्लेशन जो 3 to 4% होता है। इसे सॉल्ट इन फूड यानी नमक बराबर माना जाता है जो इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए जरूरी है। दूसरा है वॉकिंग इन्फ्लेशन जो 4 to 10% होता है, ये गवर्नमेंट के लिए एक वार्निंग बेल है। तीसरा है रनिंग इन्फ्लेशन जो 10 to 20% होता है और इसमें गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट एक्शन यानी कड़े कदम उठाने पड़ते हैं। चौथा है गैलपिंग इन्फ्लेशन जो अप टू 100% तक चला जाता है जहां एक ही साल में प्राइसेस डबल हो सकते हैं। और पांचवा है हाइपर इन्फ्लेशन जो 100% से ऊपर यानी 3 डिजिट्स में चला जाता है। यहाँ करेंसी बिल्कुल वर्थलेस यानी मूल्यहीन हो जाती है और लोग एक लोफ ब्रेड खरीदने के लिए भी बैग भर कर कैश ले जाते हैं, जैसे वेनेजुएला और जिम्बाब्वे में हुआ था। इसके अलावा कॉन्सेप्ट नंबर 5 है इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन, जब क्रूड ऑयल जैसे एसेंशियल इंपोर्ट्स के ग्लोबल प्राइसेस बढ़ने से डोमेस्टिक मार्केट में महंगाई बढ़ती है। कॉन्सेप्ट नंबर 6 है सेन्यरेज यानी इन्फ्लेशन टैक्स, नए करेंसी नोट्स प्रिंट करके गवर्नमेंट जो प्रॉफिट कमाती है यूज सेन्यरेज कहते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 7 है द 5 वर्ड ग्रोथ स्पेक्ट्रम। पहले 3 टर्म्स को ध्यान से समझिए। इन्फ्लेशन का मतलब है प्राइसेस राइजिंग, डिफ्लेशन का मतलब है प्राइसेस फॉलिंग यानी नेगेटिव इन्फ्लेशन, और डिसइन्फ्लेशन का मतलब है रेट ऑफ प्राइस राइज इज स्लोइंग डाउन यानी महंगाई बढ़ तो रही है पर उसकी स्पीड कम हो गई है। बाकी 2 टर्म्स हैं रिसेशन, जब इकोनॉमी की ग्रोथ 2 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स यानी कंटिन्यूअस 6 मंथ्स तक डिक्रीज हो, और डिप्रेशन, जब ग्रोथ लगातार नेगेटिव चली जाए जैसे -2% या -3%। ए फ्लैट आते हैं एक और इंडेक्स पर जो है कॉन्सेप्ट नंबर 8 IIP यानी इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। ये इकोनॉमी में सिर्फ प्रोडक्शन के वॉल्यूम को नापता है, प्राइसेस को नहीं। अगर IIP हाई है तो प्रोडक्शन हाई है और GDP के लिए अच्छा है। इसे मंथली बेसिस पर NSO रिलीज करता है अंडर MOSPI। इसका बेस ईयर अपडेट करके अब 2022-23 कर दिया गया है। IIP के वेटेज रजिस्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग सबसे हाईएस्ट 77.6% है, माइनिंग 14.4% है और इलेक्ट्रिसिटी 8.0% है। इसमें 8 कोर इंडस्ट्रीज आती हैं जिसे याद रखने का निमोनिक है फर्न SCCC यानी फर्टिलाइजर, इलेक्ट्रिसिटी, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स जो सबसे हाईएस्ट 28% पर है, नेचुरल गैस, स्टील, कोल, क्रूड ऑयल और सीमेंट। कॉन्सेप्ट नंबर 9 है स्टैगफ्लेशन, एक ऐसी खतरनाक सिचुएशन जहां हाई इन्फ्लेशन प्लस हाई अनएम्प्लॉयमेंट प्लस स्लो ग्रोथ तीनों एक साथ होते हैं, जैसे इंडिया में ऑयल क्राइसिस के टाइम सप्लाई शॉक्स की वजह से देखा गया है। कॉन्सेप्ट नंबर 10 है श्रिंकफ्लेशन, ये कंपनीज का एक स्मार्ट ट्रिक है जहां वो प्रोडक्ट का प्राइस सेम रखती हैं पर उसकी क्वांटिटी या साइज कम कर देती हैं। जैसे पार्ले जी बिस्किट का 5 रुपीज वाला पैकेट, पहले USME 14 बिस्किट्स आते थे पर अब प्राइस सेम है और सिर्फ 9 या 10 बिस्किट्स हाई आते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 11 है स्किमफ्लेशन, जहां प्राइस सेम रहता है पर प्रोडक्ट की क्वालिटी रिड्यूस कर दी जाती है, जैसे बटर की जगह चीप पाम ऑयल यूज करना।
कॉन्सेप्ट नंबर 12 है स्केफ्लेशन। जब इन्फ्लेशन पूरी इकोनॉमी में नहीं बल्कि सिर्फ किसी एक स्पेसिफिक सेक्टर या आइटम जैसे सडनली टोमेटोज या अनियंस के प्राइसेस में आता है और बाकी सेक्टर्स स्टेबल रहते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 13 है रिफ्लेशन, यानी इकोनॉमी को दोबारा जिंदा करना। जब इकोनॉमी रिसेशन या मंदी में होती है तो गवर्नमेंट और आरबीआई डेलिबरेट स्टेप्स उठाते हैं ताकि डिमांड को स्टिम्युलेट किया जा सके। गवर्नमेंट एक्शंस 3 तरीके से होते हैं। पहला, लोअरिंग इंटरेस्ट रेट्स, जैसे इंटरेस्ट रेट को 8% से ड्रॉप करके 2.5% कर देना ताकि लोग लोन्स लें। दूसरा, रिड्यूसिंग टैक्सेस, ताकि कंज्यूमर्स के पास खर्च करने के लिए ज्यादा पैसा बचे। और तीसरा, इंक्रीजिंग गवर्नमेंट स्पेंडिंग, जैसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, ब्रिजेस और बिल्डिंग्स बनाना ताकि लोगों को जॉब्स मिले और उनके हाथ में डायरेक्ट पैसा आए। इस प्रोसेस से जो रिकवरी होती है यूज वी शेप्ड रिकवरी कहते हैं, यानी एक स्टीप डिक्लाइन के तुरंत बाद इकोनॉमी तेजी से शार्प राइज करती है। चलिए अब आते हैं हमारे आखिरी पेज 3 पर और देखते हैं कि इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स एंड पॉलिसीज के सबसे इम्पोर्टेंट कर्व्स। पहला है फिलिप कर्व। ये इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट रेट के बीच एक इनवर्स यानी ऑपोजिट रिलेशनशिप को दिखाता है। इसका लॉजिक ये है कि जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो बिजनेसमैन को हायर प्रॉफिट्स मिलते हैं, जैसे 100 करोड़ के बदले 120 करोड़ प्रॉफिट। इस एक्स्ट्रा मनी से वो नए बिजनेस यूनिट्स और फैक्ट्रीज खोलते हैं, नए स्टाफ को हीरे करते हैं और इस वजह से अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी कम हो जाती है। लेकिन इकोनॉमिस्ट मिल्टन फ्रीडमैन ने काउंटर किया कि ये रिलेशनशिप सिर्फ शॉर्ट टर्म में सच होता है। लॉन्ग टर्म में हाई इन्फ्लेशन से रिच और पुअर के बीच का गैप बढ़ता है, जो इकोनॉमी के लिए बैड थिंग है। दूसरा है लोरेंट्ज़ कर्व। इसे सोसाइटी में वेल्थ के डिस्ट्रीब्यूशन और इनइक्वालिटी यानी आमदनी की असमानता को नापने के लिए यूज किया जाता है। ये ट्रैक करता है कि क्यूम्युलेटिव पॉपुलेशन के पास कितना क्यूम्युलेटिव वेल्थ है। इसमें एक स्ट्रेट लाइन होती है जिसे लाइन ऑफ इक्वालिटी कहते हैं और उससे जितना दूर कब जाएगा इनइक्वालिटी यूटीएनआई हाई ज्यादा होगी। इससे रिच और पुअर के बीच का गैप आइडेंटिफाई होता है। तीसरा है एंगल कर्व। ये कर्व एक पर्सन की इनकम और उसके फूड पर होने वाले एक्सपेंडिचर के प्रोपोर्शन यानी परसेंटेज के रिलेशनशिप को दिखाता है। ये बताता है कि जैसे जैसे एक इंसान की इनकम बढ़ती है उसकी टोटल इनकम का एक छोटा परसेंटेज हाई फूड और ड्रिंक एक्सपेंसेस पर खर्च होता है। जैसे अगर किसी की इनकम 1 लाख रुपीज है तो वो उसका एक स्पेसिफिक और फिक्स्ड छोटा हिस्सा ही खाने पर लगाएगा। इनकम बढ़ने पर खाने का खर्च इस रेशियो में नहीं बढ़ता। चौथा है लाफर कर्व। ये गवर्नमेंट के टोटल टैक्स रेवेन्यू और टैक्स रेट के बीच का रिलेशनशिप दिखाता है। ये बताता है कि एक ऑप्टिमल टैक्स रेट होता है जहां गवर्नमेंट को सबसे ज्यादा रेवेन्यू मिलता है। अगर टैक्स रेट 0% होगा तो रेवेन्यू 0 होगा, और अगर टैक्स रेट 100% कर दिया जाए तो भी लोग काम करना बंद कर देंगे और रेवेन्यू 0 हो जाएगा। इसीलिए टैक्स रेट को ऑप्टिमल रखना जरूरी है। फ्लैट देखते हैं FITF यानी फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क। ये एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसे आरबीआई ने इंडिया में 2016 में इंट्रोड्यूस किया था। इसका लीगल बेसिस आरबीआई एक्ट 1934 का एक अमेंडमेंट है। इसका टारगेट रेंज 4% सेट किया गया है, जिसमें +-2% की टॉलरेंस बैंड है, यानी मिनिमम 2% और मैक्सिमम 6%। FITF का प्राइमरी गोल है प्राइस स्टेबिलिटी मेंटेन करना और साथ हाई इकोनॉमिक ग्रोथ को सपोर्ट करना। इस हेल्दी रंगे में अगर इन्फ्लेशन है तो ये एक ग्रोइंग इकोनॉमी का साइन है। आखिर में समझते हैं हेडलाइन इन्फ्लेशन वर्सेस कोर इन्फ्लेशन। हेडलाइन इन्फ्लेशन का मतलब होता है पूरे कंट्री का ओवरऑल इन्फ्लेशन। इसमें सारे आइटम्स काउंट होते हैं, स्पेसिफिकली वॉलेटाइल कंपोनेंट्स जैसे फूड और फ्यूल यानी पेट्रोल, डीजल और एनर्जी। ये देश की एक ब्रॉड पिक्चर दिखाता है, पर सडन प्राइस स्पाइक से बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ कोर इन्फ्लेशन एक स्टेबल मेजर है जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स पर फोकस करता है। इसका फॉर्मूला है कोर इन्फ्लेशन इक्वल्स हेडलाइन इन्फ्लेशन माइनस फूड एंड फ्यूल आइटम्स। फूड और फ्यूल को इसीलिए एक्सक्लूड किया जाता है क्योंकि उनके प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट और वेदर की वजह से डे टू डे बहुत वॉलेटाइल होते हैं। कोर इन्फ्लेशन से इकोनॉमिस्ट्स को इकोनॉमी का अंडरलाइंग और परसिस्टेंट इन्फ्लेशन समझ में आता है। और याद रखिएगा, केन्जियन थियरी के मुताबिक रिसेशन के दौरान आइडियल गवर्नमेंट एक्शन यही है कि स्पेंडिंग को बढ़ाएं और टैक्सेस को रिड्यूस करें ताकि सप्लाई और डिमांड को स्टिम्युलेट किया जा सके। तो दोस्तों, ये था हमारा इन्फ्लेशन और इकोनॉमिक कर्व्स का एकदम कंप्लीट और डिटेल्ड टॉपिक। इन सारे शानदार हैंडरिटन माइंड मैप्स की फ्री PDF के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल @scripted notes को जरूर ज्वाइन करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।